हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 6। अभी हमारा हिस्ट्री सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी में, तो हिस्ट्री ख़त्म करने के बाद ही हम लोग पॉलिटी या ज्योग्राफी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट अभी हमारा क्लास 6 चल रहा है। क्लास 6 में चैप्टर 8 है, क्लास 6 में हमारा 11 चैप्टर है, तो हमारे अभी 8वां चैप्टर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है वाइटल्स विलेज थ्राइविंग टाउन्स। मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग कुल मिला के सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा विलेज का क्या सोसाइटी था और टाउन्स का क्या सोसाइटी था। इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। पिछले चैप्टर में मैंने बात किया था मौर्यन एम्पायर में अशोका के बारे में। तो अभी क्लास 6 है, तो क्लास 6 के अकॉर्डिंग इस बुक को लिखा गया था। आपको पता भी होना चाहिए कि क्लास 6 के बच्चों को कितना उनके पास दिमाग होता है, उसके अकॉर्डिंग इनको समझाने के लिए इस चैप्टर को लिखा गया। ठीक है, इस चैप्टर में है पहला जो हम टॉपिक देख रहे हैं, आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। किस तरह से आयरन टूल्स बने और एग्रीकल्चर किस तरह से हुआ, बाकी इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। हम लोग आज आयरन का प्राय इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ हमारा लोहा का बना होता है। आज हम देख रहे हैं थिंग मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। सही बात है। द यूज़ ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर अगो। इट मीन्स ये हुआ कि लगभग 600 BC, मैंने बताया था 600 BC के समय जब उत्तर वैदिक काल आया था। उत्तर वैदिक काल का अगर हम डेट देखते हैं तो वो हमारा डेट आता है 1000 BC से लेके 600 BC का जो काल टाइम है, ये है उत्तर वैदिक पीरियड, मतलब लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल में ही लोहा का खोज हो चुका था। ठीक है, तो उसके बारे में यही बोल रहा है कि हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप है, वहाँ पे लोहे का खोज लगभग 3000 साल पहले हो चुका था। Some of the largest collection of iron tools and the weapons were found in the megalithic burials about which you read in the chapter 4। चैप्टर 4 में हमने देखा था कुछ मेगालिथिक साइट्स के बारे में देखा था। मैंने बताया था मेगालिथिक साइट्स क्या होते हैं, जो कि बड़े बड़े चट्टानों से जो कहने का मतलब कि बुरियल्स थे, मतलब बीच में जो सावधान का जो बना हुआ था, दफनाने की जो प्रथा थी, बड़े बड़े चट्टान को चारों तरफ से घेर के, उसके बारे में बात करा। वहाँ पर हमें उस सारे जो कब्रगाह है वहाँ पे हमें लोहा देखने को मिलता है। ये सारा बात आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अराउंड 2500 ईयर को देर इज एविडेंस ऑफ ग्रोविंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। दिस इंक्लूडेड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड द आयरन प्लॉसेयर। मतलब कह रहा है कि 2500 साल पहले, इट मीन्स आपका कहने का मतलब कि 400 BC में, अब देखिए 600 BC में आयरन का खोज हुआ। अब धीमा धीमा अगर देखें कि 400 BC के आसपास वाला हम टाइम में देखते हैं, 2500 साल पहले देखते हैं कि हमें आयरन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रूप से होने लगा। अब उसमें कुल्हाड़ी आपको देखने को मिलता, जैसे देख लीजिए आप, इसमें आप कुल्हाड़ी देखने को मिल रहा था। ठीक है, कुछ आपको हैंडेक्स देखने को मिल रहे थे, हाथ के कुल्हाड़ी। कुछ आपको प्लॉसेयर आपको देखने को मिल रहे थे, जैसे ये सब प्लॉसेयर, ये सब प्लॉसेयर जो कि हल जोतने के काम में आता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वॉज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब जब लोहे का हल होगा तो गहन जुताई होगा, और जब गहन जुताई होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, कन्फर्म बढ़ेगा। ठीक है, सरप्लस हो जाएगा यहाँ तक के। ठीक है, जितना हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा उपज होगा, और सरप्लस भी उस टाइम की बात ही हम कर रहे हैं। अभी तो हमारा जो लैंड है वो भी हमारा फर्टिलिटी उसका ख़त्म हो चुका है। इतना हम लोगों ने उसमें यूज किया है मैंने फर्टिलाइज़र का कि वो ऑलरेडी उस अपना फर्टिलिटी को खो चुका है। बट उस समय की बात करेंगे तो उसमें ऐसा नहीं था, बट उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। अदर स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन और कैसे बढ़ेगा, और भी हमें और प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, तो हम इरिगेशन पे अगर ध्यान देंगे तो अगर सिंचाई की व्यवस्था अच्छे तरीके से हो जाए, तो अगर कोई भी जलोढ़ मिट्टी है, अगर उसमें सिंचाई अगर पानी कर दें तो फिर क्या ही बात है, फिर और भी ज़्यादा वहाँ पे सरप्लस होगा, और मतलब और भी ज़्यादा अच्छे से खेती हो पाएगी। इसकी बात करें, द काइंड एंड किंगडम यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लोरिशिंग विलेज। कह रहे जितने भी आप किंग है, मैंने हम काइंड पढ़ लिया, जो भी किंग्स हैं और किंगडम, जो भी आप राजा देख रहे हैं, जितने भी आप उस समय राज्य देखें, वो बिना फ्लोरिशिंग विलेज के आप उसकी कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। अब
अब एक राज्य है, अब राज्य को भाई चाहिए ना रिसोर्सेज, उसको टैक्स चाहिए, उसको खाने, उस जनता को खाने के लिए चाहिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं अच्छे से खेती होता होगा। अब देखते हो कि मगध वाले क्षेत्र में ज़्यादा खेती हुआ, तभी तो मगध एम्पायर इतना था पावरफुल बना। मगध में जितने भी राजवंश हैं वो पावरफुल बनते गए और राजवंशों के तुलना में। तो यही बात कह रहा है कि बिना एक फलता फूलता गाँव के हम कल्पना करें, अभी भी हम देखते हैं कि अगर एक गाँव में अच्छे से खेती ना हो पाए, अगर मान लेते गाँव में एकदम खेती ना के बराबर हो पाए, तो क्या शहर चल पाएगा? शहर में लोग खाएंगे क्या? नहीं हो पाएगा। वही बात यहाँ बताने चाह रहा है। वेल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज प्रोडक्शन। अब नए नए टूल्स का इस्तेमाल होने लगा। अब ट्रांसप्लांटेशन का जो था, कहने का मतलब जो बीज की जो बुआई थी उसका भी नया नया तरीका इस्तेमाल होने लगा। इंक्रीज प्रोडक्शन बढ़ गया। इरीगेशन का बहुत ज़बरदस्त रूप से इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, कुएँ से खेत पट रहा है, सिंचाई नहर बनाया गया, मतलब स्टार्टिंग के टाइम की हम बात कर रहे हैं। इरीगेशन वर्क डैट वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूड कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड द आर्टिफिशियल लेक्स। उस समय ये सब सारे थे, कैनाल थे, नहर था। जैसे कि मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैसे कि जूनागढ़ में जो झील बनाया था, ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, फिर उसके बाद उस पर बांध का निर्माण हुआ, उस पर नहर निकाले गए। तो कहीं उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, लगभग आज से 2300 ईयर एगो की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेल, टैंक्स एंड द आर्टिफिशियल लेक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये बार बार कहाँ चला जा रहा है, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। If you look at the chart, you will find some of the stage in the construction of irrigation works are mentioned। कह रहा है कि जो इरिगेशन का जो कंस्ट्रक्शन होगा, अब सिंचाई की व्यवस्था होगी, नहर बनेगा और भी चीज़ें होंगी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगा ना। तो वो बोला कि लेबर प्रोवाइडेड बाय द पीपल, श्रम की ज़रूरत पड़ी, लोगों के द्वारा लोगों ने काम किया होगा, तब नहर बन पाया। फार्मर आल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन। फार्मर को तो पहुँचेगा ही बेनिफिट, क्योंकि उनका क्रॉप, जो उनका फसल, उससे ही तो सिंचाई होगी। फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेज। अब जितना ज़्यादा फार्मर प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा उतना ज़्यादा टैक्स देगा, और जितना ज़्यादा राजा के पास टैक्स जाएगा, राजा उतना ज़्यादा पावरफुल होगा, वो अपने आर्मी को मेंटेन करेगा, और जितना ज़्यादा आर्मी को मेंटेन करेगा उसका राज उतना ज़्यादा सुरक्षित होगा, और जितना ज़्यादा उसका राज सुरक्षित उतना उसका जनता सुरक्षित। चीज़ों को समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। किंग्स प्रोवाइड्स मनी एंड प्लान इरीगेशन वर्क्स। अब क्या है कि राजा का काम क्या था भाई, कि जो उसमें जो भी पैसे हो, अपने जो पैसे चल रहे होंगे वो पर पैसे प्रोवाइड करता था, और इरिगेशन का कैसे काम होगा उसका प्लानिंग करता था। ठीक है, ये राजा का काम था। ओके। किंग नीड्स मनी फॉर आर्मी, प्लेसेस एंड फोर्ट, दे डिमांड टैक्स फ्रॉम द फार्मर। सही बात है, जब उसे आर्मी चाहिए, सॉरी कहाँ चला गया, ये क्या हो गया, सॉरी। देखिए, किंग्स को चाहिए पैसा, मनी चाहिए आर्मी को मेंटेन करने के लिए, किला चलाने के लिए, अपने महल को चलाने के लिए, तो टैक्स कहाँ से लेंगे भैया? तो टैक्स लेंगे फार्मर से। ठीक है, ये बात है। ठीक है, और ये सब कैसे पॉसिबल होगा? अब फार्मर को जब चाहिए टैक्सेस, तो फार्मर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, और प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? जब इरिगेशन बढ़ेगा। ठीक है, और जब इरिगेशन बढ़ेगा तो ज़्यादा इनके पास सरप्लस होगा। जब सरप्लस ज़्यादा होगा तो ये उनको, मतलब कहने का मतलब देगा, प्रोडक्शन इंक्रीजेज, सो डज रेवेन्यू भी इंक्रीजेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप आगे चलेंगे। हु लिव इन द विलेज, हु लिव्ड इन द विलेज। भाई गाँव में कौन रहते थे? There were at least 3 different kind of people living in the most villages in the southern and the northern part of the subcontinent. In the Tamil region, large land owners were known as वेलर। देखिए, ये जो बात हम कर रहे हैं, एटलीस्ट बताया जा रहा है कि उसमें कम से कम 3 कैटेगरी के पीपल रहते थे गाँव में। हम नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट की बात कर ले या सॉदर्न सब कॉन्टिनेंट की बात कर ले। सॉदर्न सब कॉन्टिनेंट में बता रहा है कि आप अगर तमिलनाडु की तरफ जाइएगा तो बड़े बड़े जो लैंड ऑनर्स थे, ज़मींदार थे, उनको बोला जाता था वेललार। ठीक है, क्या नाम बोला जाता था? वेललार। देखिए, जब हम पढ़ेंगे संगमेश पढ़ेंगे, ठीक है, संगमेश पढ़ेंगे, और तो उसमें हम देखेंगे इन चोला किंगडम पढ़ेंगे तो हम ये सब सारे चीज़ों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके। ऑर्डिनरी प्लॉमैन वेर नोन एज उजाहाबार, और जो खेती करते थे, किसान थे जो हल जोते थे, उसको बोल रहे थे हम लोग उजाबर। कहीं ना कहीं ये सारे कहीं ना कहीं कोई बुक्स में या हिस्ट्री के कोई बुक्स में इन नामों का चर्चा है, तभी हम लोग उस चीज़ को कहने का मतलब कि आइडिया लगा पा रहे हैं। ठीक है। एंड द लैंडलेस लेबरर इंक्लूडिंग स्लेव्स वर नोन एज
कदाई सियार एंड द अदीमाई। क्या देखो, जो लैंडलेस लेबरर्स थे, जो किसान, जो श्रमिक थे, जिनके पास ज़मीन नहीं था, उनको कडाई सियार बोला जाता था। और अदीमाई ये थोड़ा साउथ का नेम है, तमिल में ये नाम है, तो थोड़ा कठिन लग रहा होगा, बट इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग एक माइंड में रखिएगा कि क्या क्या बोला जाता था, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको काम देने वाला है, ठीक है, MCQ में आ सकते हैं। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वॉज नोन एज द ग्राम भोजाका। अब देखिए, गांव के जो उसमें हेडमैन होते थे, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, ये 300-400 BC के पहले की हम बात कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता था ग्राम भोजाका। ध्यान रखिएगा, क्या बोला जाता है, ग्राम भोजाका। यूजुअली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली, उसमें मतलब कहने का मतलब कि पुरुष होते ही थे और सेम फैमिली से होते थे, जो कि एक हेरिडेटरी रूप से चलता था। जैसे कि अगर आज इसके पिताजी अगर ग्राम भोजाका है तो उसका फिर बेटा बनेगा, इस तरह से कैरी ऑन आगे जनरेशन बाई जनरेशन चलते रहता था। इन अदर वर्ड द पोस्ट वाज हेरिडेटरी, ठीक है, मतलब कहने का तो समाज को बता रहा है उस समय कि जो उसमें जो समाज थे वो प्रतिष्ठात्मक बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे मेन हेड पिता होते थे या मेन होते थे, और बताया जा रहा है कि उसका हेरिडेटरी रूप से चलता था, ठीक है, हेरिडेटरी मतलब कहने का वंशानुगत। द ग्राम भोजाका वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ऑनर। ग्राम भोजाका जो ऑफन क्या प्राय क्या होते थे, वो सबसे बड़े जो जमींदार हैं गांव के, वही बनेंगे ग्राम भोजाका। यूजुअली ऐसा होता था। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड द हायर्ड वर्कर फॉर द कल्टिवेट द लैंड। उनके पास गुलाम होते थे, नौकर होते थे, और हायर वर्कर्स मतलब कहने को कि पैसे पर जो श्रमिक काम करने वाले उनके पास होते थे, जो उनके खेतों को कल्टीवेट करते थे, मतलब ठीक है, मतलब कहने को खेती करते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा एज ही वॉज पावरफुल द किंग ऑफन यूज हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। और जैसे कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था गाँव में, इसका ज़्यादा वर्चस्व था, तो राजा था कि इनसे टैक्स कलेक्ट करने का मतलब जरिया एक तरह से था राजा को, ठीक है। राजा ग्राम भोजाका को बोलता था कि तुम टैक्स कलेक्ट करो और टैक्स हमें दो गाँव से, ठीक है। ही आल्सो फंक्शन एज द जज एंड सम टाइम एज अ पुलिसमैन। ये कभी कभी जज के रूप में भी काम करता था। जैसे कि देखिए, ये क्लास 6 है, तो क्लास 6 में बच्चों को बताया जा रहा कि जैसे कि ग्राम भोजाका, जैसे कि अभी देखिए सरपंच एक तरह से जज का काम करता है, तो ये जज की तरह भी काम करता था, मतलब न्यायिक इसके पास शक्ति था, एजुकेटिव शक्ति भी था, और साथ ही साथ इसके पास कुछ लाभ बनाना है या कुछ करना है उस समय, तो उसके पास विधायक शक्ति भी था। ये सारे बात में इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजाका देयर व अदर इंडिपेंडेंट फार्मर नोन एज गृहपतिज। अब देखिए, कुछ ऐसे भी स्वतंत्र फार्मर थे जिनका अपना जमीन था, उनको बोलते थे गृहपति। जो भी चीज़ें हैं सारे महत्वपूर्ण है। ग्राम भोजाका, उसके बाद गृहपति। मोस्ट ऑफ होम व स्मॉलर लैंड ऑनर्स, जो छोटे छोटे जमींदार थे। एंड देन देयर वर मेन एंड वुमन सच एज द दासा कर्मकारा। और कुछ ऐसे भी महिलाएं थी, जिन महिलाएं और पुरुष थे, उसका नाम उसको बोलते थे दासा कर्मकारा, ठीक है, दासा कर्मकारा। ध्यान रखिएगा, दासा कर्मकारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गृहपति है, यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम भोजाका। अपने पास अपने पास बुक रखिए, एनसीईआरटी हिंदी हो इंग्लिश हो व्हाटएवर, कोनो मैटर। और जो मैं चीज़ों को अंडरलाइन करता हूँ, चीज़ों को अंडरलाइन करें, जो मैं लिखता हूँ उसको लिखिए और खुद से पढ़िए। वीडियो को प्ले करके, एयरफोन लगाइए कान में, वीडियो को प्ले करिए, ज़्यादा स्पीड में नहीं, एकदम नॉर्मल स्पीड में आपको देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्पीड बढ़ा के देखना है, क्योंकि 20 से 40 मिनट का वीडियो रहता है, तो ये सफिशिएंट है। और इसे करके आप चीज़ों को करें तभी हो पाएगा। अदरवाइज आप चाहिए कि एक बार वीडियो देख ले फिर एनसीईआरटी पढ़ें तो नहीं हो पाएगा। इसलिए वीडियो और एनसीईआरटी बुक सामने रखिए, हिंदी वाले हिंदी बुक रखिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश बुक रखिए, और चीज़ों को यही देखिए, हिंदी इंग्लिश का नो मैटर, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। हु डिड नॉट ओवन लैंड, ये बता, जो दासा कर्मकारा थे उनके पास अपना दास कर्मकार, इनके पास अपना ज़मीन नहीं था। ध्यान रखिएगा, इनके पास अपना ज़मीन नहीं था। अर्न अ लिविंग वॉकिंग ऑन द फील्ड ऑन बाय द, दूसरे के ज़मीन पे खेती करते थे। इन मोस्ट विलेज देयर वर आल्सो सम क्राफ्ट्स पर्सन सच एज द ब्लैक स्मिथ, पोर्टर, कारपेंटर एंड द वीवर। करा कि बहुत सारे गाँव में और भी कुछ क्राफ्ट्स पर्सन थे, मतलब कहने का मतलब कि कुछ ऐसे क्राफ्ट्स पर्सन थे जैसे कि ब्लैक स्मिथ, ठीक है, सुनार, पोटर, कुम्हार, कारपेंटर एंड वीवर्स। ये सारे लोग भी गांव में रहते थे। इन कैटेगरी बताया गाँव का, समाज का क्या कौन कौन से लोग गांव में रहते थे उनके बारे में और यूजुअली बताया जा रहा है। और टॉपिक भी वही था कि हु लिव इन द विलेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, सम ऑफ द अर्लीस्ट
तमिल वर्क इन द तमिल नोन एज संगम साहित्य के बारे में बात करें, डिटेल से करेंगे बात, ये जब हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। अभी हमारा हिस्ट्री जो सीरीज चल रहा है, हिस्ट्री सीरीज, उसमें भी हम लोग मौर्यन एम्पायर को ख़त्म करके हम लोग आगे अभी सातवाहन तक ख़त्म किया, हम लोग गुप्ता पीरियड में आएंगे। गुप्ता के बाद जो हमारा चैप्टर ये सब आएगा वो आएगा हमारा संगम लिटरेचर के बारे में ही, ठीक है, जो कि 2300 साल पहले एटलीस्ट, मतलब 300 BC के आसपास वाला समय की बात कर रहा है। तमिल के क्षेत्र में संगम लिटरेचर, संगम साहित्य था, जो कि अभी बहुत ही इसका कम बचा है। इसका मतलब कहने का मतलब पूरा संगम साहित्य जो लिखा गया था उसके कुछ कुछ पार्ट्स बचे हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें मदुरई के बारे में आपको देखने को मिलता है। तमिल आल्सो मेंशन एबव द फाउंड इन द संगम लिटरेचर, ये सारी चीज़ें बारे में आपको मतलब बताया जा रहा है, ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट द सिटी, स्टोरी, ट्रैवल, स्कल्पचर एंड द आर्कियोलॉजी। अब सिटी के बारे में बता रहा है कि उसका क्या कहानी है, उसे जो ट्रैवलर्स आए, जो ट्रैवलर्स आए, स्कल्पचर थे, आर्कियोलॉजी था, क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है सिटी के बारे में। यू मे हियर अबाउट द जातक कथा, दे वे स्टोरी प्रोबेबली कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड देन रिटन डाउन एंड द प्रिजर्व बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क। जातक कथा यूजुअली बुद्धा जो बुद्धा है, बुद्ध भगवान है, बुद्धिज्म के कहानी के बारे में है, ठीक है, जातक कथा यूजुअली। तो कह रहा है कि शुरुआत में आम लोगों के द्वारा इसे बोला गया, मतलब कंपोज किया गया, और बाद में इसको प्रिजर्व मतलब बचा के रखा गया और लिखा गया बुद्धिस्ट जो भी मॉन्क बने उनके द्वारा, ठीक है। हेयर द पार्ट ऑफ जातक स्टोरी विच टेल अस हाउ अ पुअर मैन ग्रेजुअली बिकम रिच। कह रहा है कि कैसे कि धीमा धीमा एक गरीब आदमी अमीर बनता है, एक जातक कथा का स्टोरी है, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। ये स्टोरी पूरा है, ये स्टोरी को मैं पढ़ दूँ, चलिए पढ़ देता हूँ। वंस अपॉन टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज क्लेवर पुअर यंग मैन हु लिव इन द सिटी। एक बहुत ही चालाक गरीब जवान आदमी गांव शहर में रहता था। ही ओनली रिसोर्स वाज डेड रेड। उसके पास केवल एक चीज़ था, क्या था? मरा हुआ चूहा, कुछ भी नहीं था। He started off by selling it for a coin to a hotel for their cat. उसने एक होटल में गया, उसमें जो भी होटल्स रहे होंगे उसके पास गया, जो भी उसमें खाना वाना बनाने वाले जो अभी होटल हम लोग बोलते हैं उसमें जो भी बोलता होगा, गया और वहाँ पे बेचने बोला कि आप अपने बिल्ली के लिए इस मरे हुए चूहे को खरीद लीजिए। देन वन डे देयर वाज अ स्टॉर्म, ठीक है, एक बार ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब कि तेज आंधी आई। द किंग गार्डन वाज लिटल विथ ब्रांचेज एंड द लीव्स, द गार्डन वाज एट लॉस एज टू हाउ टू किल द मेस। अब क्या हुआ कि एक उसी दिन, ठीक है, देन वन डे, एक दिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब कहने का मतलब कि तूफान आया, मतलब पूरा आंधी आया। जो राजा का जो गार्डन था पूरा एक तरह से बिखर चुका था, उसका पूरे पेड़ सब टूट फूट गया था, ब्रांचे टूट गया था, और जो गार्डनर था वो एकदम कन्फ्यूजन में था कि कैसे हम चीज़ों को क्लियर करें भाई, सब सारे चीज़ों को, ठीक है। द यंग मैन ऑफर टू क्लीन द गार्डन इफ़ ही कुड कीप द वुड्स एंड लीव्स, द गार्डन एग्री एट। बोला कि देखो हम साफ कर देंगे, या जो आदमी था क्लेवर पुअर मैन बोला हम साफ कर देंगे, हमको लकड़ी वकड़ी जो है सब दे देना, ठीक है, पत्ते दे देना, ठीक है। द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन हु वेर प्लेइंग विद द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन हु वेर प्लेइंग विद एन ऑफर ऑफ स्वीट्स फॉर एवरी स्टिक एंड लीफ दैट दे कुड कलेक्ट इन नो टाइम एवरी स्कैप हैव नीटली पाइल्ड नियर द एंट्रेंस। कह रहा है कि यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन हु वेर प्लेइंग। देखिए यंग मैन है जो सारे जितने भी चिल्ड्रन उसमें खेल रहे थे, ठीक है, उसको बोला कि हम एक एक मिठाई तुमको देंगे, एक एक चीज़ को साफ करो, और बहुत ही कम समय में सारा चीज़ साफ हो गया। जस्ट देन द किंग पोटर वाज on the lookout for the fuel with to wake his ports। अब देखिए जो उसका जो किंग का जो पोर्टर्स था वो चाह रहा था कि जो कहने का जो कुम्हार था राजा का, वो उसको लकड़ी जरूरत था क्योंकि उसे जलाना था, जला के फिर पकाना था जो अपने बर्तन था उसको, ठीक है। अब उसके लिए जितना भी था ये कहने का मतलब सूखे जो पत्ती थे और लकड़ी था वो सारा पैसा दिया इसको यंग मैन को और फिर खरीद लिया। वंस यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान, ही कैरीड अ जार फुल ऑफ वाटर टू सिटी गेट। क्या हुआ कि ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि our young man now thought of another plan. He carried a jar full of water with the city gate and offered water to 500 grass cutters. They were pleased and said, you have done us a good turn. Tell us what can do for you. मतलब कह रहा है कि ये पानी लेके आया, ठीक है, पानी लेके आया और पानी
मतलब कहने का जो ग्रास कटर थे, घास जो काटने वाले थे, उनको ऑफर किया 500 लोगों को, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उसने बोला आई लेट यू नो व्हेन आई नीड, मुझे जब जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ही देन मेड फ्रेंड विद अ ट्रेडर, उसने फिर व्यापारियों से दोस्ती किया। वन डे द ट्रेडर टोल्ड हिम टुमारो अ हाउस डीलर इज कमिंग टू टाउन विद 500 हॉर्सेज। हियरिंग दिस यंग मैन वेंट बैक टू द ग्रास कटर। ही सेड प्लीज गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास ईच एंड डोंट सेल योर ग्रास टिल माइन इज सोल्ड। बोला कि देखिए आप ऐसा करिए कि सब, अब देखो 500 घोड़े आने वाले थे, तो घास का जरूरत था। यंग मैन गया घास को वालों के पास, बोला कि देखो सब लोग एक घास हमको दो। देखो 500 लोगों को पानी पिलाया था ये, 500 घास वालों को, 500 घोड़े आ रहे हैं, 500 बंडल इसको घास मिल गया। बोला कि जब तक हमारा घास न बिक जाए ना, जब तक आप लोग मत बेचिएगा, ठीक है। व्हेन द हाउस डीलर कुड नॉट बाई ग्रास एनीवेयर एल्स ही परचेज यंग मैन ग्रास फॉर द 1000 कॉइन। उसने 1000 कॉइन्स में सारे यंग मैन से ग्रास को खरीद लिया। तो देखिए किस तरह से इसने बिजनेस किया। शुरू में गया मिठाई के दुकान पे, मरा हुआ चूहा लेके वहाँ पर कुछ मिठाई लिया, फिर उन मिठाइयों को बच्चों में बांट के ये साफ़ करवा दिया, फिर वहाँ से लकड़ी बेच दिया। लकड़ी बेचने के बाद जो पैसे हुए, कहने का मतलब ठीक है, वो रखा। फिर उसके बाद वो जाके पानी लिया, पानी से आपको पिलाया, फिर पानी से फिर घास मिला। ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को। वी कैन यूज़ अदर काइंड ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट लाइफ इन सम ऑफ दिस अर्ली सिटी। हम लोग और भी अलग अलग एविडेंस का इस्तेमाल करते हैं जो अर्ली सिटी में किस तरह का जीवन था। अ स्कल्पटर कार्व्ड सीन डिपिक्टिंग पीपल लिव इन द टाउन एंड विलेज एज वेल एज इन द फॉरेस्ट। कह रहा है कि जो स्कल्पचर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा सीन बनाया है। उस समय के जो भी कस्तकार और स्कल्पटर रहे हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे सीन बनाए जो दिखाता है किस तरह उन लोगों का लाइफ था, ठीक है। मैनी ऑफ दिस स्कल्पचर वर यूज टू डेकोरेट रेलिंग, पिलर्स एंड गेटवे ऑफ बिल्डिंग दैट वर विजिटेड बाय पीपल। और बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर थे जो ये जो कहने का मतलब कि उस समय का जो भी रहे हैं उन्होंने उस समय का जो अगर हम देखते हैं पिलर्स में, गेटवे में, बिल्डिंग में, इस सब में सारे जो डिजाइन है कहने का मतलब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वास्तुकला जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। स्कल्पचर मतलब वास्तुकला होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो आपको उस समय की जो वास्तुकला है आपको देखने को वहाँ पे मिलता है, ठीक है। देखिए A sculpture from the Sanchi, this is a sculpture from the Sanchi site in which मध्य प्रदेश, ठीक है। ये बता रहा है कि you will learn about the Sanchi in chapter 1, ठीक है, 11, ठीक है। ये है they made up of bricks, wood or stone. Now look at the railing, they made up of woods describing the roof of the building. ये सारे देखिए स्कल्पचर्स हैं, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। देखिए ये कुछ ऐसे स्कल्पचर हैं एकदम गजब रूप से किस तरह से बनाया गया है, जो उसको आप देख सकते हो कितना अच्छा डिजाइनिंग तैयार किया गया है। मैनी ऑफ द सिटी डेट डेवलप फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर अगो वेयर कैपिटल ऑफ द महाजन पद डैट यू लर्न अबाउट इन द चैप्टर 5। जितने भी शहर बनाए गए उसमें विकसित हुए वो कहीं ना कहीं महाजन पदों की राजधानी रही, ठीक है, ओके। दे वर सराउंडेड बाय मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल, और ये बहुत ही एक ज़बरदस्त रूप से फोर्टिफिकेशन वॉल से सराउंडेड होते थे एक भी शहर। इन मैनी सिटी आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रो ऑफ पोर्ट्स और सेरेमिक्स रिंग्स अरेंज ऑन ऑफ द टॉप ऑफ द अदर, दिस आर नोन एज द रिंग बेल। बहुत सारे आपको रिंग बेल, छल्लेदार कुएं आपको देखने को मिलते हैं उस समय के, और मतलब एक तरह से बनाया, मतलब रो पोर्ट्स के माध्यम से बनाया। देखिए ये छल्लेदार कुएं, आई थिंक ये छल्लेदार कुएं हैं, और ये देखिए स्कल्पचर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दिस सीम हैव बीन यूज्ड एज ए टॉयलेट इन सम केसेज एंड ड्रेन एंड गार्बेज डंप। हो सकता है इसका इस्तेमाल टॉयलेट के रूप में, गार्बेज डंप के रूप में, या तो ड्रेनेज के रूप में इस्तेमाल होता होगा उस टाइम की, ये बताना चाह रहा है, ठीक है। ये मतलब इस तरह से सजाया हुआ रहता था छल्लेदार कुएं। हो सकता है इसमें कचरा वचरा डालने के लिए या तो ड्रेनेज के लिए इस्तेमाल करता होगा ये सारे। वी हैव हार्डली एंड रिमेन ऑफ द प्लेसेस मार्केट और होम ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल परहैप्स ऑन द ये टू डिस्कवर बाय आर्कियोलॉजी। मैं कह रहा है कि हम लोग को बहुत ही कम इस समय, उस समय की अगर बात करते हैं तो बहुत, जैसे कि आपको अशोक का महल, इस समय का महल आपको देखने को मिलता नहीं मिलता, तो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा उस टाइम के जो भी घर वर रहे हैं, महल वर रहे हैं, ठीक है। और भी खोजा भी जा रहा है। अदर मेड ऑफ बूट्स मड ब्रिक, कह रहा है कि हो सकता है वो मिट्टी के बने होंगे या तो इस तरह से, तो अभी तक नहीं रह पाए, तो बर्बाद हो चुके हैं।
अनदर वे ऑफ फाइंडिंग अबाउट अर्ली सिटी इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ द सेलर्स एंड द ट्रेवलर हु विजिटेड देम। और भी हमें सिटी के बारे में जानना है तो उस समय जो भी नाविक हों या उस समय जो भी यात्री आए हैं भारत के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो उससे भी हमें जानकारी मिलता। वन ऑफ द मोस्ट डिटेल अकाउंट ऑफ द फाउंड इन द बाय अननोन ग्रीक सेलर ही डिस्क्राइब ऑल पोर्ट ही विजिटेड। एक अननोन ग्रीक सेलर है, उसका नाम आपको देखने को नहीं मिलता है, ग्रीक का था। उसने जितने भी पोर्ट से, जितने भी बंदरगाह था, सब उसने घूमा और उसने भारूच के बारे में बताया, ठीक है, जो कि मैप से आपको भारूच जो कि आपका गुजरात के साइड में है। एंड देन रीड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी, और उसके सिटी के बारे में बताया, ठीक है। भारूच के बारे में इसने बताया द स्टोरी ऑफ बार गाइजा। द गल्फ इज़ वेरी नैरो एट बार गाइजा। बोला कि जो खाड़ी था वो भारूच के पास बहुत ही पतला था। एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। और जो समुद्र के तरफ से जो आ रहे हैं उसको नेविगेट करने में बहुत प्रॉब्लम होता था। शिप हैड टू बी स्टेयर इन बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन हु वेर एम्प्लॉय बाय द किंग। बोला जितने भी उस समय जहाज़ थे वो एक बहुत ही स्किलफुल और एक्सपीरियंस लोकल जो मछुआरे थे उनके द्वारा चलाया जाता था, जो कि राजा के द्वारा उसको एम्प्लॉय किया जाता था। सब लोग का चलाना बस की बात नहीं था भारूच में। द इम्पोर्ट इंटू वारगजा वर वाइन्स कॉपर टीन कर, ये सब सारे चीज़ों का आयात होता था, ठीक है। एक्सपोर्ट फ्रॉम और निर्यात होता था टाउन से, हिमालय से जो पेड़ थे, आइवोरी थे, आगेट थे, कार्लेनियन थे, कॉटन था, सिल्क था, परफ्यूम था, ये सब चीज़ों का निर्यात होता था। स्पेशल गिफ्ट वर ब्रॉट बाय द मर्चेंट फॉर द किंग। कुछ गिफ्ट्स लाते थे जो व्यापारी लोग राजा के लिए, राजा खुश करने के लिए, जिसमें सिल्वर था, कुछ सिंगिंग बॉयज़ थे, ब्यूटीफुल वुमेंस थी, फाइन वाइन्स था और फाइन क्लॉथ थे, ठीक है। ये सब चीज़ें बताया रहा है कि क्या क्या चीज़ें गिफ्ट में मिलता था राजा को, ठीक है। क्वाइंस, सिक्का के बारे में। यू मे हैव हर्ड नोटिस हाउ वेल्थ इज मेजर इन द टर्म ऑफ कॉइन्स। द स्टोरी ऑन द पेज 82 ये बताया जा रहा है, हटाइए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉइन बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। द अर्लीस्ट कॉइन विच वेर यूज्ड फॉर द 500 ईयर वेयर मार्क कॉइन सच एज द वन सो। देखिए मार्क कॉइन था, कुछ ऐसे मेटल्स था, उसके ऊपर मुहर ऐसे लगा दिया, ये हो गए पंच आहत के सिक्के, पंच आहत के सिक्के या पंच मार्क कॉइन, जो कि 6वीं शताब्दी में 6th सेंचुरी BC में, उसके बाद वाला कुछ टाइम तक ये चला था, ठीक है। फिर बाद में गुप्ता आते हैं तो स्वर्ण सिक्के जारी करते हैं, उसके पहले कुषाण ने भी स्वर्ण और चांदी के सिक्के जारी किए, तो ये उसके पहले की बात किया जा रहा है, ठीक है। पंच मार्क कॉइन में जनरली रेक्टेंगुलर होते, चाहे तो समटाइम स्क्वायर या तो फिर गोल होते थे, और कोई भी मेटल शीट से काट के बनाया जाता था, और उसके बाद फिर उस पर कुछ लिखा नहीं था, उसके पे स्टैम्प मतलब कहने का एक सिंबल, एक मुहर लगाया जाता था, कुछ उसमें जो भी डाइज होते होंगे लगाने के लिए, जो भी टूल्स होते होंगे, ये सारे बात कहा जा रहा है, ठीक है। और वही इस समय सिक्का के रूप में काम करता था। अदर मीन ऑफ एक्सचेंज, और भी क्या था भैया, तो एज द, देखिए ये पोएम पढ़ी, संगम साहित्य है, उसमें उसका कविता है, ठीक है। NCERT ऐसे ही अपने आप में खूबसूरत नहीं है, देखिए कि हर एक जगह से इन्फॉर्मेशन लाके बच्चों को समझाने की कोशिश किया जा रहा है, किस तरह से समझेंगे। देखिए संगम का एक कहानी है, सॉरी पोएम है। एज दे कैरी वाइट पैडी ऑन देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर साल्ट फॉर अदर। बोला कि वो लाते थे धान लाते थे और वो नमक लेते थे। क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड इन द कार्ट्स, मतलब लंबे लंबे रोड को, मतलब सड़क को बैलगाड़ी से पास करते थे। थ्रो सैंड, मतलब बालू मरुस्थल से भी करते थे। एट वाइट एज मूनलाइट, इतने ज़्यादा बालू, इतना ज़्यादा मतलब कहने वाइट था, कुछ कहने का नहीं है। टेकिंग होल फैमिली, अपने पूरे फैमिली को लेके। हु हेट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, हु हेट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, और जो नफरत करते उसको छोड़ के। द डिपार्चर ऑफ द सॉल्ट मर्चेंट लीव द सिटी एम्प्टी, और इस तरह से जब सॉल्ट मर्चेंट आते थे शहरों में तो अपने शहर को छोड़ के एकदम खाली करके पूरी फैमिली के साथ नमक बेचने आते थे, ठीक है, ये बताया जा रहा है। साल्ट ऑफ प्रोड्यूस प्लेंटीफुल ऑन द सी कोस्ट। अब आप देखिए सी कोस्ट की बात, देखिए संगम लिटरेचर तमिल की बात करते हैं तो कहीं ना कि सी कोस्ट की बात कर रहा है कि सी कोस्ट से आते थे होंगे व्यापारी, अब विदेश से तो नहीं आते होंगे, मतलब वहीं से, ठीक है, ये बात मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कहीं बात किया जा रहा है, ठीक है। नमक का उत्पादन की बात किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, सिटी विथ मेनी फंक्शन, सिटी का बहुत सारा काम था, ठीक है, सिटी का बहुत ज़्यादा काम था भाई। अब सिटी का क्या काम था उसके बारे में हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो सिटी का देखिए क्या काम था, ध्यान दीजिएगा। वेरी ऑफन ए सिंगल टाउन वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन। लेट अस टेक एग्जांपल, कह रहा है कि मथुरा के बारे में। मथुरा इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट था, 25 साल पहले की बात करते हैं, मथुरा की बात करते हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट था बिकॉज क्रॉस रोड ऑफ 2 मेजर ट्रेवल रूट, ठीक है, कह रहा है कि ये 2 मेजर ट्रेवल रूट उस समय का था, उसका ये क्रॉस रूट था। कैसे भैया, देख लीजिए।
फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड नॉर्थ टू द साउथ। उत्तर से दक्षिण या उत्तर पश्चिम से अगर पूरब की ओर की बात करेंगे तो उसका मेन जो बीच में आता था वो मथुरा था। देयर वेयर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी, मथुरा के चारों तरफ पूरा फोर्टिफिकेशन हो गया था, कहने का मतलब कि दुर्गकृत किया गया था। एंड द सेवरल सिरियंस फार्मर एंड हर्डर फ्रॉम एडजॉइनिंग एरिया प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी। और बहुत सारे कह रहा है कि जो फार्मर और हर्डर थे इस मथुरा के आसपास वाला क्षेत्र के जो किसान थे और पशुपालन थे वो सिटी को, शहर को मतलब कहने का मतलब खाना प्रोवाइड करते थे, मतलब वो उन लोग उपजाते थे तो वही खाना जो फूड्स थे या क्रॉप्स था वो शहरों के लोगों के लिए जाता था। ठीक है, मथुरा आल्सो ए सेंटर वेयर एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर। देखिए मथुरा कला के बारे में जानते होंगे, उसके बारे में बता रहा है कि बहुत ही एकदम फाइन स्कल्पचर आपको देखने को मिलता है मथुरा कला। ठीक है, अराउंड 200 ईयर अगो मथुरा बिकम द सेकंड कैपिटल ऑफ कुषाण। कुषाण का दूसरा राजधानी मथुरा ही बनता, आपको पता भी होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। अबाउट वोम यू विल रीडिंग इन चैप्टर 9। चैप्टर 9 में भी हम पढ़ेंगे कुषाण के बारे में। मथुरा वाज आल्सो रिलीजियस सेंटर, दे वे बुद्धिस्ट, मथुरा बुद्धिस्ट के लिए फेमस था, मोनेस्ट्री था, जैन सिरियंस भी बहुत सारे थे। एंड इट वाज इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर वर्शिप ऑफ कृष्ण। मथुरा तो भाई कृष्ण के लिए फेमस हो, कृष्ण जी के लिए तो फेमस हो गए ही। सेवरल इंस्क्रिप्शन ऑन द सरफेस सच एज स्टोन स्लैब्स एंड स्टैटू हैव फाउंड इन द मथुरा। बहुत सारे ऐसे अभिलेख मिले हैं देखने को जो कि पत्थरों पर, स्लैब पर या मूर्तियों पर लिखा गया है, जो कि मथुरा में आपका पाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। जनरली these were short inscription recording gift made by men to monastery and the sin। छोटे छोटे आपको देखने को मिलते हैं अभिलेख जो कि एक मतलब मेन के द्वारा लिखा गया था मोनेस्ट्री और सिरिंज के बारे में। ठीक है, they were made by king and queen officer merchant and the craft person who live in the city। और ये जो मोनेस्ट्री थे ये बनाए गए थे बड़े बड़े व्यापारियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, उसमें जो ऑफिसर थे उनके द्वारा ये मठों का निर्माण किया गया था। फॉर इंस्टांस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर। ये देखिए एक इंस्क्रिप्शन मिलता है मथुरा में, उसमें इन सारे चीज़ों के बारे में बात किया गया। ठीक है, क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब उस समय का क्राफ्ट क्या था, उसमें क्राफ्ट पर्सन का काम क्या था, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। वी हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट। क्राफ्ट का हमें बहुत ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलता है, जैसे कि जिसमें हमें फाइन पोट्री देखने को मिलता है, जिसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश बेयर NPBW। ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश बेयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जैसे कि हमने बताया था चित्रित धूसर मुड़वान PGW जो बताया था मैंने, पोर्ट्रेट ग्रे वेयर था जो, तो ये जो पोट्री उसमें जो भी अनाज रखने के लिए जो पोट्री का निर्माण होता था तो उसमें सबसे जो फेमस था उसके बारे में बताया जा रहा है कि उस समय के थे जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश बेयर। वो देखिए नॉर्दर्न के एरिया में पाया गया। ठीक है, और वो ब्लैक कलर में था और एकदम पॉलिश था, तो उसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर बोल दिया गया उस पोएट्री को। इट गेट नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, रिमेंबर दैट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर मैनी क्राफ्ट्स मे नॉट हैव सर्वाइव। बहुत सारे ऐसे भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो कि अभी तक सर्वाइव नहीं मतलब वो ख़त्म हो चुके हैं, वो नहीं रह पाए। ठीक है, वी नो फ्रॉम द टेक्स्ट दैट वी मैन्युफैक्चर द क्लॉथ वर इम्पॉर्टेंट। हम लोग इस सब चीज़ का जानकारी हमें ग्रंथों से मिलता है, उसमें जो किताबें थे उनसे मिलता है। ठीक है, तब हम देखते हैं कि जो क्लॉथ का जो कहने का मतलब जो वस्त्रों का जो मैन्युफैक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, देवर फेमस सेंटर सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ, मदुरई इन द साउथ एंड इसमें मेन एंड वुमेन दोनों काम करते थे। कपड़ों का जो वस्त्र उद्योग था उस समय और नॉर्दर्न में आपको बताया जा रहा है कि वाराणसी में कपड़ा बनता था और मदुरई साउथ में भी कपड़ा बनता था। मैनी क्राफ्ट पर्सन एंड द मर्चेंट नाउ फॉर्म एसोसिएशन नोन एज द श्रेणीज। अब कुछ व्यापारियों ने और कुछ क्राफ्ट पर्सनों ने एक संघ बनाया, एक एसोसिएशन बनाया, उसको श्रेणीज बोला गया। क्या बोला गया भैया? श्रेणीज। देखिए इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, उसको क्या बोला गया? श्रेणीज बोला गया। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मैं देज श्रेणीज, ध्यान रखिएगा, देज श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग दिया जाता था कि कैसे हमें रॉ मटेरियल को लाया था, रॉ मटेरियल को भी प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश प्रोडक्ट, और इनका काम था कि जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको किस तरह से वितरण किया जाएगा, कैसे कैसे कहाँ बेचा जाएगा। द श्रेणी ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड। अब देखिए सवाल आ सकता है कि श्रेणी क्या था, तो व्यापारियों का समूह था या क्राफ्ट पर्सनों का समूह था। श्रेणी आल्सो सर्व एज द बैंक, और बैंक के रूप में भी काम करता था। अब लोग
किसी को चाहिए, कोई अगर आदमी है, किसी को अगर जैसे देखिए बड़े बड़े लोग यहाँ पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी को चाहिए पैसा तो यहाँ से ले सकता था, ठीक है। ये सारे और ये सब पैसा का इस्तेमाल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में भी किया जाता था, कुछ मठों का निर्माण में भी किया जाता था। ये सारे बात बताया जा रहा है आपको उस समय क्या आर्ट एंड क्राफ्ट थे, ठीक है। समझ रहे हैं बातों को। चलिए आगे चलते हैं। रूल्स ऑफ स्पाइनिंग एंड वीविंग्स, कहने का मतलब कि बुनने का और जो स्पाइनिंग करने, कताई करने का क्या रूल्स था उसके बारे में। तो अर्थशास्त्र में देखते हैं हम लोग, अर्थशास्त्र जब पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र का जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था उसमें लिखा गया किस तरह से स्पाइनिंग और वीविंग होता था वर्कशॉप के अंदर, ठीक है। उसके लिए स्पेशल ऑफिसर्स थे, ठीक है। कह रहा कि विडोज, विधवा, यंग वुमेन्स हु वे डिफरेंटली एबल्ड, जो कि विकलांग थी, नन्स, मदर्स ऑफ कॉर्टसन्स, रिटायर्ड वुमेन, सर्वेंट्स ऑफ द किंग, वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस एग्जाम्पल, मे यूज फॉर प्रोसेसिंग वूल्स, वाक, कॉटन, हेम्स एंड द फ्लैक्स। मतलब इनका इस्तेमाल किया था कि किस तरह से वो ऊन बनाएंगी, किस तरह से वो कॉटन बनाएंगी, इसका इस्तेमाल इन लोगों को काम दिया था। समझ रहे बातों को। दिस शुड नॉट सिट पेड अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी एंड क्वालिटी पर, जितना काम करेगी, जितना वो प्रोडक्शन करेगी, उससे अकॉर्डिंग उनका पैसा मिलेगा। वुमेन हु आर नॉट परमिटेड टू लिव देयर होम कैन सेंड मेड सर्वेंट टू ब्रिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट। अब क्या हुआ कि जो जिन महिलाओं का काम था कि वो घर से बाहर नहीं, ऐसा होता है सोसाइटी में कि घर से बाहर नहीं निकलना, तो वो अपने सर्वेंट को भेजती थी या अपने मेड को भेजती थी कि जाओ बाहर से रॉ मटेरियल, जैसे क्या हमको कपड़ा बुनना है तो कपड़ा के लिए हमें धागा चाहिए ना, धागा बाहर से मंगवाने के लिए भेजता था, ठीक है। एंड टेक बैक फिनिश बैक फ्रॉम हिम, और उससे फिर जब हम कपड़ा तैयार करते थे फिर हम देते थे अपने सर्वेंट को, और फिर वो कपड़ा को बाहर जाके जहाँ पहुँचाना था पहुँचाते थे, ठीक है। वुमेन हु कैन विजिट वर्कशॉप, और ऐसी महिलाएं जो कि वर्कशॉप जा सकती थी तो उन्हें शाम तक घर आना पड़ता था और शाम तक उन्हें पैसा भी मिल जाता था, ठीक है। दिस शुड बी इनफ लाइट टू एग्जामिन द वर्क। इन केस ऑफ सुपरिटेंडेंट लुक द वुमेन नॉट टॉक अबाउट द एनीथिंग अदर देन द वर्क। अब कह रहा है कि देखिए जो सुपरिटेंडेंट का जो काम करता था कि अगर कोई महिलाएं वहाँ पे काम करने गई है, पैसा भी ले रही उसके बदले, और वो काम नहीं कर रहे, वो बात बना रही है, जैसे कि महिलाएं अक्सर बात बनाया करती है, तो उनको सजा दिया जाता था। इन वुमेन डज नॉट कम्प्लीट हर वर्क, और जो अपना जो टारगेट था, डेली टारगेट, अगर वो डेली टारगेट को पूरा नहीं कर पाती है तो उसे फाइन भी देना पड़ता था। और हर थंब कैन बी कट ऑफ, और उसका अंगूठा काट लिया जाता था। इतना कठोर सा था जो अर्थशास्त्र में मेंशन किया गया, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा मॉडर्न एम्पायर में जब आप बिक्री कर को बचाते थे, जब आप सेल टैक्स को बचा लेते थे तो आपको मृत्यु दंड की सजा मिलती थी। समझ रहे हैं बातों को। आगे चलते हैं। एक क्लोजर लुक अरिकामेडू। अरिकामेडू एक जगह है जो पुडुचेरी में आपको देखने को मिलता है, उसके बारे में बताया रहा है कि आपके बारे में बताया जा रहा है कि देखिए ये 2200 से लेकर 1900 साल पहले की बात है। अरिकामेडू एक कोस्टल सेटलमेंट था, एक तटीय तो कहने का तो बसावट था, जहाँ पे शिप को, जहाँ पे जहाज आते थे और अपने सामान को अनलोड करते थे, मतलब वहाँ पे सामान को उतारते थे बहुत दूर दूर से आकर, ठीक है। ये मैसिव स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन वेयर हाउस, वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब ईंटे का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, हो सकता है वो वेयर हाउस होगा, मतलब सामान रखने वाला जगह होगा, ये बताया जा रहा है। अदर फाइंड इंक्लूड पोट्री फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन, और बहुत सारे ऐसे यहाँ पे घड़े या पोट्रीज मिले हैं, पात्र मिले हैं जो कहीं ना कहीं भूमध्य सागर वाले एरिया से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सच एज द अमॉर्फी, ठीक है। ए डबल हैंडेड जार, जिसमें टॉल डबल हैंडेड जार, जिसमें बहुत लंबा पकड़ने वाला दोनों तरफ से पकड़ने वाला जार था, जिसमें कुछ वाइन ऊन या ऑयल रख सकते थे। तो आपको जैसे कि इस तरह का जार डबल हैंडेड, इधर भी और इधर भी डबल हैंडेड जार आपको देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं मेडिटेरियन रीजन में, मतलब भूमध्य सागर वाला क्षेत्र में पाया जाता था। हो सकता है वहाँ से लोग आते होंगे लेके और यहाँ सामान बेचते होंगे। दे वेर मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू स्टैम्प मोल्ड, ये बनाया गया था किस तरह से। हाँ देखिए आगे चलते हैं। एंड स्टैम्प रेड ग्लेज पोट्री, और स्टैम्प रेड ग्लेज पोट्री आपको देखने को मिलता है, लाल तरह का पोट्री है जो स्टैम्प्ड है, जो कि जिसे बोला गया अरेंटाइन वेयर। अरेंटाइन वेयर इसलिए बोला क्योंकि इटली में शहर है अरेंटाइन, तो इसलिए वहाँ के नाम के अकॉर्डिंग उसे बोल जाएगा कि ये अरेंटाइन वेयर, अरेंटाइन पात्र है, ठीक है। मिद्र भांड है, ठीक है। मिद्र भांड है मतलब मिट्टी का जो बना होता है उसे मिद्र भांड बोलते हैं, उसे बेयर इंग्लिश में बोलते हैं। दिस आर मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले, सूखे कहने का मतलब मिट्टी को, सॉरी भींगे मिट्टी को प्रेस करके ये बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देयर वाज येट अनदर काइंड ऑफ पोट्री व्हिच वाज मेड, जो अनदर काइंड ऑफ पोट्री था जो कि लोकली बनाया जाता था
अरिकामेडू में, पौंडीचेरी में। द रोमन डिजाइन वेयर, और लेकिन उस पर जो डिजाइन बनाया गया वो रोमन डिजाइन बनाया गया, ठीक है, रोमन का, ठीक है। रोमन लैम्प, ग्लास वेयर एंड द जेम्स हैव आल्सो फाउंड एट द साइट। और बहुत सारे ऐसे जेम्स मिले हैं या ग्लास शीशे के वहाँ पे पात्र मिले हैं और लैंप्स मिले हैं जो कि रोमन सभ्यता में इस्तेमाल होता, और यहाँ पे अरिकामेडू में भी इस्तेमाल हो रहा था, तो कहीं ना कहीं व्यापार हुआ होगा। स्मॉल टैंक्स हैव आल्सो इन फाउंड, छोटे छोटे टैंक्स भी पाए गए हैं, ठीक है। प्योरली डाइंग बेड्स, हो सकता है उसका इस्तेमाल रंग बेट करने मतलब कि रंग उसमें रखा रहता होगा और फिर कपड़े उसमें डाई होते होंगे, ठीक है। देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग वीड्स फ्रॉम द सेम, और बहुत सारे ऐसे भी एविडेंस मिले हैं जहाँ पर वीड्स मतलब कहने का मतलब आपको देखने को मिलता है बहुत सारे माला वाला बीड्स मेकिंग का भी काम होता था, ठीक है। बातों समझ रहे हैं आप लोग। ये एल्स वेयर है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, बट इसको भी आप लोग खुद से इसका आपको होमवर्क है कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आपको ये भी करने हैं, ठीक है। तमिल में लार्ज लैंड ऑनर को क्या बोला था ये आपको बताना है। ग्राम भुजा का क्या था, ठीक है। सारे को आप आंसर खुद से करना, मैं नहीं बताऊंगा, और इसको आप एकदम ऑनेस्टली करना है, प्लीज़ करना है, आपको करिएगा, तब आपको इस चैप्टर पढ़ने का मज़ा आएगा। और फिर जब क्लास 7 जाएगा ना तो मज़ा आएगा और पढ़ने में। अभी 6 में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहे हैं, 7 8 पढ़ेंगे, फिर आपको 11 12 में इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, इतना ज़्यादा आपको कि एक चैप्टर हमको लगता है कि एक चैप्टर मुझे 2 से 3 वीडियो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो सेशन को समाप्त करते हैं, मिलेंगे